हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। और या इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी बोलते हैं। शॉर्ट में हम इसे आईपीआर भी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री में यूज होने वाला टॉपिक है। मतलब आप किसी सीए फर्म, सीएस फर्म, सीएमए फर्म कहीं पे भी काम करोगे, किसी लॉ फर्म में भी काम करोगे, तो वहां पे भी इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जरा मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकली समझाएंगे, फिर कौन सी अथॉरिटीज इन चीजों में डील करती हैं, कौन से लॉ इनके ऊपर लगते हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले शब्दों पे फोकस करूं तो हम ना इसको हम जनरली बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज बोल लो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोल लो, एक ही बात है। प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, शॉर्ट में बोलते हैं आईपीआर। बेसिकली क्या है, तुम्हारे लोगों को ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझाने से पहले ना मैं तुम्हारे को पहले शब्द समझाऊंगा। प्रॉपर्टी सुना होगा ना, ये तो डेली वर्ड, क्या कहते हैं, डेली लाइफ में हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। हम बोलते हैं उसके पास टेंजिबल प्रॉपर्टी है, उसके पास इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, उसके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन कोई ये नहीं बताता व्हाट इज प्रॉपर्टी, है ना। मैं किसी से बोलूंगा ना कि प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एग्जाम्पल देके बोलेगा। क्या, ये देख भाई, ये मेरा घर है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये प्रॉपर्टी है, टेंजिबल प्रॉपर्टी, और वो भी इमूवेबल। मैं बोलूंगा वो प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो बोलेगा भाई ये देखिए कार है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी समझा देता है। टेंजिबल इंटेंजिबल समझाया था। मैं उससे बोलता हूँ टेंजिबल प्रॉपर्टी क्या है, जिसको हम देख सके, छू सके। मैं उससे बोलता हूँ इंटेंजिबल क्या कहता है, गुडविल, है ना। तो आप इसका मतलब मेरे को ना टाइप्स बता रहे हो, प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल बता रहे हो, लेकिन व्हाट इज प्रॉपर्टी वो नहीं बता रहे। जैसे किसी से अगर मैं पूछ लूं कि भाई देख, व्हाट इज मनी, इंडिया के हिसाब से व्हाट इज मनी, तो वो मेरे को ये नहीं बोलेगा कि इट इज अ करेंसी इशूड बाय आरबीआई। पता है वो क्या बोलेगा? 500 का नोट दिखा के, देखिए ये मनी, नोट दिखा के। इसका मतलब हम लोग ना एग्जाम्पल देते हैं शुरू से। हम लोग उस वर्ड ही नहीं समझाते कि वो होता क्या है। अच्छा, किसी से मैं बोल दूं ना व्हाट इज एसेट, तो पता क्या बोलेगा? लैंड, बिल्डिंग, कार, ये सब क्या है? एसेट। तुम मेरे को एग्जाम्पल दे रहे हो एसेट्स के। लेकिन जब हम, अगर तुम किसी सीधा सा उसको ये क्यों नहीं समझाते कि एसेट का मतलब होता है एक्सपेंस इनकर्ड, एक्सपेंस इनकर्ड बट बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड इज कॉल्ड एसेट। किसी चीज के लिए खर्चा कर दिया लेकिन उसका अभी बेनिफिट नहीं मिला, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। उसका अभी बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, दैट इज एसेट। तुम कंसेप्ट समझाओ ना, एग्जांपल ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। एग्जांपल, हमने एसी खरीदा, हमने खर्चा कर दिया, उसका बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। हमने कार खरीदी, हमने खर्चा कर दिया, उसका बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर हम खर्चा कर दें और उसका बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट। तो अब मैं तुम्हारे से अगर बात करूँ तो एग्जांपल, लोग पता क्या बोलेंगे? लैंड, बिल्डिंग। एग्जांपल देने से पहले कंसेप्ट समझाओ। तो सेम, अब मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो पहले समझना जरूरी है व्हाट इज प्रॉपर्टी। व्हाट इज प्रॉपर्टी? तो बेटा सीधी सी भाषा में द टर्म प्रॉपर्टी मींस बंडल ऑफ राइट्स। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? बंडल ऑफ राइट्स। ये बंडल ऑफ राइट्स क्या होता है? दिस एग्जांपल, मेरे पास एक मकान है, मकान, घर है मेरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर मैं वो मकान में खुद रह रहा हूं तो मैं उस मकान में रहने के राइट्स एंजॉय कर रहा हूं, इसका मतलब प्रॉपर्टी मेरे पास है। कल को अगर वो मकान मैं किसी और को सेल कर देता हूं या मैं किसी को रेंट पे दे देता हूं, इसका मतलब मैंने वो सारे अधिकार जो उस मकान पे मेरे थे, अगर मैंने बेच दिया तो वो सामने वाले को दे दिए एंजॉय करने के। इसका मतलब जब मैंने उसको वो बिल्डिंग दे दी तो वो जो राइट्स मैं एंजॉय कर रहा था वो करेगा, राइट। या सपोज उस लैंड का मैं ऑनर था और वो लैंड मैंने किसी को रेंट पे दे दी, तो जिस जगह पे मैं रह रहा था, मेरा रहने का अधिकार था, अब मैंने वो रेंट पे दी, उस मकान में कोई और रहेगा, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी। इसका मतलब प्रॉपर्टी का मतलब होता है बंडल ऑफ राइट्स, है ना। आप उसे बेचो, आप उसे रेंट पे दो, तो आप जब भी आप ऐसा कुछ करोगे तो इसका मतलब आप सामने वाले को राइट्स ट्रांसफर कर रहे हो। एग्जाम्पल 2 लेके बात करते हैं। अच्छा, भले ये मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल इंटेंजिबल, एग्जाम्पल ले लो, लिंक कर लो। एग्जाम्पल, ये तो मैंने जो तुम्हें एग्जाम्पल दिया, ये मैंने घर का दिया। एग्जाम्पल तुम्हारी कार है।
वो कार तुम्हारी थी, तुमने वो कार 2 साल चलाई, किसी और को बेच दी। इसका मतलब उस कार को 2 साल तक चलाने का राइट तुम्हारे पास था, अब तुमने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी। जब किसी और को बेचे, वो कार को वो चलाएगा, उसने आपको पेमेंट दे दी, इसका मतलब आपके राइट उसके पास ट्रांसफर हो गए। तो इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी उसके पास गई, मीन्स आपके राइट सारे उसके पास चले गए। तो ये मूवेबल के एग्जाम्पल से है। अब इंटेंजिबल का ले लो एग्जाम्पल, गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। अच्छा, तुम्हारे पास गुडविल है, तुम्हारी उस एरिया में गुडविल है, तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारे नाम से बिकता है। तुमने कल को तुम्हारे पास कोई बंदा आया, कहता तुम्हारी दुकान खरीदनी है, और तुमने उसने उसने पूछा कि तुम्हारी दुकान का रेट क्या है, तो तुमने बोला देखो इस दुकान की जो मार्केट वैल्यू है वो है 5 करोड़, लेकिन मैं तुम्हारे से लूंगा 8 करोड़। वो बंदा कहता किस बात के भाई, जब मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है तो 5 करोड़ ले, तो 8 करोड़ क्यों ले रहा है। वो कहता भाई देख, 5 करोड़ तो भाई मेरी दुकान की जमीन के पैसे हैं, एसेट वैसेट जो इसमें लगे हैं। 3 करोड़ रुपए लूंगा मैं गुडविल के, कि जो मेरा कस्टमर था वो सारा लगा लगाया कस्टमर तुम्हारे को मिल जाएगा, जो सामान मेरे से खरीदता था वो तुम्हारे से खरीदेगा। इसका मतलब जब मैंने अपनी गुडविल सामने वाले को बेची, तो उस गुडविल से मेरे को फायदा क्या होता था, मेरे पास एक राइट था कि जो मेरे कस्टमर है वो सारे मेरे पास आते थे, और वो सारा मेरे उस नाम को मैं यूज करता था, वो नाम को यूज करने का अधिकार मेरा था। लेकिन अगर मैंने किसी को गुडविल सेल कर दी, तो वो नाम अब मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, वो नाम कोई और यूज करेगा। इसका मतलब मैंने इंटेंजिबल प्रॉपर्टी बेची है, और जैसे ही मैंने इंटेंजिबल प्रॉपर्टी बेची, तो सामने वाला उस चीज के राइट्स यूज कर रहा है। तो भले ही प्रॉपर्टी टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, कुछ भी हो, द टर्म प्रॉपर्टी मीन्स बंडल ऑफ राइट्स। जब आप प्रॉपर्टी बेचोगे, रेंट पे दोगे, जो भी करोगे, तो राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। राइट्स क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। अब वर्ड आता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्चुअल वर्ड बना इंटेलेक्ट से। इंटेलेक्ट का मतलब होता है माइंड। इंटेलेक्ट मीन्स माइंड। तो ये वो सारे राइट्स, मैं ऐसे कह सकता हूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मैं शॉर्ट में ऐसे कह सकता हूं कि वो सारे राइट्स जो माइंड से जनरेट हो रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वो सारे राइट जो माइंड से जनरेट किए जा रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। हमारे इंडिया में ना, इंडिया में मेनली 3 तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। 3 तरीके, मैं ये नहीं कह रहा यही होती हैं, मेनली 3 होती हैं, और भी कई तरीके की होती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की, तो वो 3 तरीके की होती है। एक होता है पेटेंट, सुने होंगे आपने वर्ड। एक होता है कॉपीराइट, एक होता है ट्रेडमार्क। ये जो पेटेंट है ना, ये पेटेंट ये मिलता है इन्वेंशन पे। ये जो कॉपीराइट होता है ना, ये मिलता है आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क पे। ये जो ट्रेडमार्क है ना, ये मिलता है सिंबल्स पे या लोगो पे। लोगो, जो आपका लोगो है या ब्रांड है, ब्रांड या लोगो पे। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं अभी। अच्छा, इन्वेंशन, एग्जाम्पल, मैंने कोई इन्वेंशन करी है। सपोज मैंने कैंसर पेशेंट्स के लिए कोई मेडिसिन बनाई है, और मैं चाहता हूं कि वो फॉर्मूला जो मैंने बनाया है वो कॉपी ना हो जाए। तो वो फॉर्मूला कॉपी ना हो जाए, तो उसके लिए हमारे इंडिया में एक अथॉरिटी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। हम उस अथॉरिटी के पास जाएंगे, अभी पढ़ेंगे वो अथॉरिटी कौन है। उस अथॉरिटी के पास जाएंगे और हम बोलेंगे देखो मैंने ये इन्वेंशन करी है, और इसके लिए मेरे को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे दो। तो जब हम वो इन्वेंशन करे भाई है जो हमने, उसके लिए जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेने जाएंगे, तो हमारे को देंगे पेटेंट। पेटेंट लेने का मतलब ये है कि एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, उस पर लिख दिया जाएगा कि हाँ ये इन्वेंशन आपकी है और आप इसके मालिक हो। उसको उसको हम बोलते हैं पेटेंट। और अगर एक बार आपको पेटेंट मिल गया, तो आपके उस इन्वेंशन को कोई कॉपी नहीं कर सकता, आपके उस इन्वेंशन को कोई कॉपी नहीं कर सकता। हाँ, आप खुद अपना राइट पास ऑन करना चाहो अलग से फॉरवर्ड, वो अलग बात है, वो आगे पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है ये कहाँ मिलता है, आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क पे। आर्टिस्टिक नाम से क्लियर एग्जांपल तुमने देखा होगा, जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो मूवी बनाते हैं, तो मूवी के ऊपर वो कॉपीराइट लेते हैं ताकि उनकी मूवी कोई कॉपी ना कर ले। सॉन्ग्स के ऊपर कॉपीराइट लेता है कि कोई सॉन्ग्स कॉपी ना कर ले। वो सब क्या है, आर्टिस्टिक वर्क। तो जो आर्टिस्टिक वर्क होते हैं उनके ऊपर क्या लिया जाता है, कॉपीराइट। अच्छा, जो लिटरेरी वर्क होते हैं, एग्जांपल जो ऑथर्स होते हैं, बुक्स लिखते हैं, लिटरेरी वर्क हो गया। शायर अपनी शायरी लिखते हैं, लिटरेरी वर्क हो गया। अच्छा, शायरी तो दोनों ही चीजें है, शायरी लिखना एक आर्ट है, और जब लिख रहे हो तो एक लिटरेरी वर्क भी है, तो वो तो दोनों ही चीजें हो गई। तो लिटरेरी वर्क जो होते हैं इनके ऊपर भी क्या मिलता है, कॉपीराइट। ताकि आप जब एक बार कॉपीराइट ले लोगे,
तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और उसके ऊपर आपको एक कॉपीराइट नंबर मिल जाएगा, उसके बाद वो आपकी वो चीज कॉपी नहीं हो सकती। तो मैं देखूंगा ना बहुत सारी बुक्स के ऊपर लिखा होता है कि इस सारी बुक के अधिकार उस ऑनर के पास है जिसके पास इसका कॉपीराइट है, मतलब आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है ट्रेडमार्क। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, ट्रेडमार्क देखो सारे ही नाम से क्लियर है, कॉपीराइट कि आपके कोई प्रोडक्ट को कॉपी ना कर ले उसका राइट आपके पास है। अगर आप खुद देना चाहो कॉपी करने के लिए अलाउ करना चाहो तो बात अलग है। ट्रेडमार्क एक ऐसा मार्क जिससे आपका प्रोडक्ट ट्रेड हो रहा है। एग्जांपल लेके बात करूं तो ऑडी की 4 चूड़ियां आती है ना ऐसी, ऑडी की 4 चूड़ियां, वो ऑडी का ट्रेडमार्क है। एग्जांपल लेके बात करूं तो तुम लोगों ने प्यूमा का वो जो राइट वाला स्टाइल देखा होगा, वो भी ट्रेडमार्क है, देखे ना तुमने, ये देखो ट्रेडमार्क। इसके लिए इंडिया में अथॉरिटी मैं बाद में बात करूंगा। इमेजेस, ये देखो। अच्छा ये तुमने देखा होगा कई प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे लिखा होता है शॉर्ट में आर, कई प्रोडक्ट पे ऐसे लिखा होता है टीएम। फर्क समझ आता है दोनों में क्या है? लोग ना इसको इंडिया में टीएम को समझ लेते हैं ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, नहीं। अगर आपने ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन लगाई है और आपका ट्रेडमार्क अभी पेंडिंग है, सरकार ने आपको अलाउ नहीं करा, तो आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर टीएम लिखना पड़ेगा। टीएम का मतलब है आपका प्रोडक्ट अभी खाली पेंडिंग है, अभी आपको सरकार ने ट्रेडमार्क दिया नहीं है उसके ऊपर। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट सरकार ट्रेडमार्क अलाउ कर देती है और आपके प्रोडक्ट को रजिस्टर कर लेती है अपने पास, तो फिर आप वर्ड यूज करोगे आर। अच्छा पार्ले है ना, पार्ले, पार्ले की फ्रूटी पीते हो तो फ्रूटी पार्ले का ब्रांड है, उसके ऊपर देखना लिखा होता है आर, या किसी भी ब्रांड पे वैसे बड़े सारे ट्रेडमार्क है इंडिया में, देखो ये एग्जांपल है। जैसे नाइकी का स्टाइल है उनका ट्रेडमार्क है, गूगल का ऐसा है, मैकडोनल्ड का एम ऐसा ही उनका ट्रेडमार्क है ना, यूट्यूब वालों का यू ऐसे ट्यूब ऐसे ही उनका ट्रेडमार्क है ना। और इसके अलावा ये एप्पल का जो साइन है वो उनका ट्रेडमार्क है ना, आधा सेब कटा हुआ, ये सैमसंग का ट्रेडमार्क है। तो ये सब क्या है, ये कोका कोला ऐसे लिखते हैं, ये उनका ट्रेडमार्क है। तो ये सब क्या है, ट्रेडमार्क्स। तो इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं ना मेनली, तो अच्छा सब आपने कोई मार्क सोचा, डिजाइन सोचा, दिमाग लगा होगा, है ना, कोई इन्वेंशन करी दिमाग लगा होगा, है ना, कोई आर्टिस्टिक लिटरेरी वर्क करा तो दिमाग लगा होगा। तो ये सब चीजें दिमाग से जनरेट हुई है सारी, और सारी की सारी क्या है, ये इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज है। पहली बात तो ये सारी क्या है, इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जो माइंड से जनरेट की गई हैं, पहली बात। अच्छा एक चीज और, ये जो मैंने बोला पेटेंट इन्वेंशन पे मिलता है ना, तो एक चीज समझना बड़े ध्यान से, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेटेंट, सॉरी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। इन्वेंशन और डिस्कवरी में फर्क होता है, बहुत सारे लोग ना सेम समझ लेते हैं, इन्वेंशन और डिस्कवरी को बहुत सारे लोग सेम समझ लेते हैं, लेकिन इन्वेंशन और डिस्कवरी में फर्क होता है। तो गाइस जब मैं बात कर रहा था इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, तो इन्वेंशन एंड डिस्कवरी को ना बहुत सारे लोग सेम समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इन्वेंशन आप किसी न्यू चीज की करते हो जो कभी एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, आप फर्स्ट टाइम ला रहे हो, इसमें ये एग्जिस्टेंस में कभी थी ही नहीं, आप लेके आए हो उसको। एग्जाम्पल आपने कैंसर पेशेंट्स के लिए मेडिसिन बनाई, तो वो पहले कभी थी ही नहीं, तो आपने बनाई, तो एग्जाम्पल लेके बात करो, दैट इज इन्वेंशन। लेकिन डिस्कवरी एक ऐसी चीज की होती है, देखो इन्वेंशन कभी उसकी इसकी होती है जो एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, डिस्कवरी एक ऐसी चीज की होती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और आप सिर्फ उसको ढूंढ रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो, इन्वेंट नहीं कर रहे, वो चीज ऑलरेडी है। आपने सपोज जिस एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, तुमने कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी ढूंढ ली जो पहले से थी, किसी और को नहीं पता थी, तुम्हें मिल गई, तो दैट इज नॉट इन्वेंशन, दैट इज डिस्कवरी। एग्जाम्पल अमेरिका, अमेरिका को किसने डिस्कवर करा था, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, पता है ये बात, अमेरिका की भी डिस्कवरी हुई थी। तो वो ये थोड़ी बोलेगा अमेरिका मैंने बनाया है, अमेरिका ऑलरेडी था, उसको डिस्कवर किसने करा है, कोलंबस ने। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस। लिखा गया इट इज कॉमनली सेड दैट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक है, ये बात समझ आती है। तो इसका मतलब वो चीज ऑलरेडी थी, आपने सिर्फ उसको ढूंढा है। अगर आप कोई चीज को ढूंढते हो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, दैट इज क्या बोलोगे फिर आप उसको, डिस्कवरी। कोई चीज फर्स्ट टाइम आप एग्जिस्टेंस में लेके आए हो और वो पहले से नहीं थी, दैट इज इन्वेंशन, दैट इज इन्वेंशन। तो ये तुम्हारा मैंने एक चैप्टर का ना बेस खड़ा कर दिया है।
अब हम इस चैप्टर को बुक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी, लेकिन एक मैंने बेस समझा दिया क्या है क्या नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट इज प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में एक आइडिया हो गया आपको। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बुक से।